कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। और आज मैं आप सबके सामने रिपब्लिक डे स्पेशल क्विज़ लेकर आया हूं और इसी के मौके से आप सबको यौम जमहूरिया का बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और क्योंकि 26 जनवरी का दिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तारीख़ में बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी दिन हमारे मुल्क का संविधान लागू हुआ, इसी दिन भारत एक स्वतंत्र गणराज्य के तौर पे स्थापित हुआ। अगरचे स्थापित से पहले ही 15 अगस्त को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से मुल्क तो आज़ाद हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को आज़ाद जमहूरी मुल्क बन गया हिंदुस्तान। और बेशक इसी दिन के लिए गांधी जी ने, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा अजीम रहनुमाओं की क़ियादत में हज़ारों लाखों हिंदुस्तानी अवाम ने बिला इम्तियाज़ मज़हब व मिल्लत आज़ादी के परचम को बुलंद किया और अपनी बेमिसाल क़ुरबानियों, इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक से अंग्रेज़ों से टक्कर ली और उसे हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और उनकी उसी क़ुरबानी की वजह से आज हम अपने मुल्क में बहुत ही इज़्ज़त और शान के साथ रह रहे हैं। इसी मौके पे मैंने रिपब्लिक डे स्पेशल क्विज़ लेकर आया हूँ, ताकि उनको हम लोग याद करें और कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो रिपब्लिक डे स्पेशल क्विज़ में बेसिकली मैं उन्हीं फैक्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा जो कहीं ना कहीं रिपब्लिक डे से रिलेटेड है। और इस रिपब्लिक डे स्पेशल क्विज़ का पीडीएफ भी आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ दिस कंसेप्ट्स हाईलाइटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशन। कि इसमें से वो कौन से कंसेप्ट है जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है और वो फ्रेंच रिवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगर हम देखते हैं तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी बेसिकली ये स्लोगन ही हो गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कि एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए आज़ादी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, भाईचारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बराबरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इन्हीं तीनों चीज़ों को हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। आज का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो ये है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ गेस्ट फॉर इंडियाज़ फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। जब 1950 में 26 जनवरी को सबसे पहले मरतबा हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किए, उस वक्त हिंदुस्तान में चीफ गेस्ट के तौर पर किन्हें बुलाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, सुकरानो। अगर सुकरानो के बारे में बात करते हैं तो वो इंडोनेशिया के थे और इंडोनेशिया के जो नेशनल मूवमेंट की लड़ाई थी उसमें उनका योगदान बहुत ही ज़्यादा है। 1945 से लेकर 1967 तक वे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रहे। और अभी के बारे में बात करते हैं, 2021 में रिपब्लिक डे के ओकेज़न पर कोई भी गेस्ट नहीं है। आज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है, विच इज़ द लेंथीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। कि इसमें से सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन किस वर्ल्ड में किस कंट्री का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर रिटेन फॉर्म में, लेंदीएस्ट फॉर्म में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लेंदी अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो हिंदुस्तान का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने के बाद हिंदुस्तान के सबसे पहला वाइस प्रेसिडेंट कौन बना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बनाए गए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले प्रेसिडेंट बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द डिज़ाइनर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। कि हिंदुस्तान का जो नेशनल फ्लैग है उसको डिज़ाइन करने वाले कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने हिंदुस्तान के नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी स्पोक्स डज द अशोक चक्र हैव। हिंदुस्तान के जो नेशनल फ्लैग में जो अशोक चक्र है उसमें कितने स्पोक्स हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 24। क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन किनको बनाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनको हम माना जाता है कि वह हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के दाता भी है, हिंदुस्तान के लॉ मिनिस्टर भी उनको बनाया गया और हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने में बहुत ही अहम योगदान उनका रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पूर्ण स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड। हिंदुस्तान में आईएनसी का वो किस सेशन में पहली मर्तबा
कंप्लीट पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, लाहौर सेशन 1929 में होता है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू आईएनसी के प्रेसिडेंट होते हैं और उसी वक्त ये डिमांड किया जाता है कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करना होगा, अब हमें पूर्ण स्वराज की बात करनी होगी। तो सबसे पहली मर्तबा अगर पूर्ण स्वराज के बारे में कहीं किसी नेशनल कांग्रेस के सेशन में होता है तो वो लाहौर सेशन में होता है। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? हिंदुस्तान में लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन रहे हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर यहाँ पे जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो वो फॉरेन के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में बात नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल अलग है इससे। क्वेश्चन नंबर 10, विच ईयर ब्रिटिश ट्रांसफर्ड द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली? किस ईयर में, किस साल में ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान के कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 1911। 1911 में हिंदुस्तान के कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया और 1911 के बाद से कंटिन्यू दिल्ली जो है हिंदुस्तान का कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 11, हु वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग जलियांवाला बाग मसाकर? हिंदुस्तान के बहुत ही एक अजीम सानया पेश आता है जिसमें बहुत सारे हिंदुस्तानी मार दिए जाते हैं, जिसको हम जलियांवाला बाग के नाम से जानते हैं। उस वक्त हिंदुस्तान के वायसराय कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और ये 1919 में होता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? हिंदुस्तान का नेशनल सॉन्ग क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 13, हु बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? आईएनसी के सबसे पहले प्रेसिडेंट किनको बनाया जाता है, अध्यक्ष किनको बनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, WC बनर्जी। उमेश चंद्रा बनर्जी को सबसे पहले आईएनसी का प्रेसिडेंट बनाया जाता है और 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के ज़रिए से 28 दिसंबर 1885 को आईएनसी की बुनियाद रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां? इसमें से वह कौन सा इंसान है जिसको हम इंडियन रेनेसां के फादर, जनकदाता के तौर पे हम जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा है और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के मॉडर्न रेनेसां के बारे में बात करते हैं तो उनका योगदान बहुत ही ज़्यादा रहा है। बहुत ही ज़्यादा इनलाइटेंड थे, बहुत ज़्यादा जितने भी सोशल एविल हो सकते थे, समाज में जो भी बुराइयाँ थी उस बुराइयों को दूर करने में उन्होंने भरसक कोशिश किया और इसी के साथ साथ फिर उन्होंने ब्राह्मण समाज की भी बुनियाद रखी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वाज द नेशनल एंथम फर्स्ट पब्लिकली संग? सबसे पहली मर्तबा पब्लिकली हिंदुस्तान का नेशनल सॉन्ग कब बजाया गया, कब गाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 1911, और ये कलकत्ता सेशन में 1911 में सबसे पहले मर्तबा नेशनल एंथम को बजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, हु रोट द बुक टाइटल डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बहुत ही ज़्यादा फेमस किताब है उसको लिखने वाले कौन हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ इंडियन नेशनल एम्बलेम? हिंदुस्तान का जो नेशनल एम्बलेम है तो उसका मोटो क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते इसको मुंडका उपनिषद से लिया गया है और ये हिंदुस्तान का नेशनल एम्बलेम जो है, ख़ासतौर से अशोकन लाइन जो है उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें लिखी हुई होती है, सत्यमेव जयते, जो मुंडका उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? कि वो सबसे पहले कौन इंडियन है और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया के कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, राजा गोपालाचारी। अगर हम बात करते हैं गवर्नर जनरल का तो हिंदुस्तान के सिर्फ वाहिद यही एक ऐसा इंसान है जिनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। अदरवाइज़ जितने भी गवर्नर जनरल हो या वायसराय हो, सब के सब वो ब्रिटिशर्स ही थे। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ईयर महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? किस साल गांधी जी ने हिंदुस्तान में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी 1930। 1930 में गांधी जी को ये लगा कि अब हमें लार्जर लेवल पे एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट खड़ा करने की ज़रूरत है ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, और उसके बाद से उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कर दी कि अब हमें उन्हें हर तरीके से बायकॉट करना है, उनके साथ हमें कोऑपरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे गांधी जी का सबसे लार्जर और सबसे इनिशियल लेवल पे अगर किसी मास मूवमेंट की शुरुआत करते हैं तो वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही है। क्वेश्चन नंबर 20, फेमस स्लोगन इज़ गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये किन का नारा है, किसने ये कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने यह स्लोगन दिया था और सुभाष जी को हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? अगर हिंदुस्तान के जानिब से वो सबसे पहली कौन सी औरत है जिनको आईएनसी का प्रेसिडेंट बनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, जिनको हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ साथ आईएनसी के 1925 के सेशन में सरोजनी नायडू को आईएनसी का फर्स्ट इंडियन वुमेन के तौर पे पदभार दिया जाता है कि अब आप प्रेसिडेंट आईएनसी की रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, हु सेट अप गदर पार्टी इन सैन फ्रांसिस्को यूएस? इसमें से वो कौन सा इंसान है जिसने गदर पार्टी की शुरुआत की सैन फ्रांसिस्को में, और सैन फ्रांसिस्को जो यूएस में है? बेसिकली गदर पार्टी का मोटिव ये थे कि हमें रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करनी है और ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ जो भी काम हो सकता है वो हम काम करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, लाला हरदयाल सिंह ने गदर पार्टी की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 23, वाई ब्रिटिश शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली? ब्रिटिशर्स ने कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली क्यों शिफ्ट किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, कलकत्ता वॉज द हॉट बेड ऑफ रिवोल्यूशनरीज। क्योंकि कलकत्ता एक इनकलाबी लैंड है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी थे। जितने भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अगर हो रही थी ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ वो सब के सब कलकत्ता में ही ज़्यादा हो रही थी। इस वजह से उनको लगा कि अब हमें कलकत्ता को शिफ्ट कर देना है एज ए कैपिटल दिल्ली, और वहाँ पर हम ज़्यादा अपने आप को सेफ़ महफूज रखेंगे या सेफ़ अपने आप को सेफ़ समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज़ द फेमस पर्सन रिटर्न द नाइटहुड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एट्रोसिटीज़ ऑफ जलियांवाला बाग मसाकर? कि वो कौन सा इंसान है जिनको एक टाइटल दिया गया था नाइटहुड अवार्ड का? उन्होंने जलियांवाला बाग के बाद से उसके अगेंस्ट में जाकर उन्होंने कह दिया कि नहीं, अब हमें ये टाइटल, ये अवार्ड नहीं चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। Question number 25, Swaraj was the goal of India's political effort said by दादा भाई नौरोजी announced it। दादा भाई नौरोजी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा फेमस किताब भी लिखी है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान के जो भी पॉलिटिकल एफर्ट हो रहे हैं उसका एक ही मोटिव है और वो ये है स्वराज, यानी कि हमें आज़ादी चाहिए। तो दादा भाई नौरोजी ने इस बात को आईएनसी के किस सेशन में कहा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, कलकत्ता सेशन 1886 1886 में जो सेकेंड सेशन होता है आईएनसी का, उसी में दादा भाई नौरोजी इस बात को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, In 1915 and 16, the Home Rule League movement was launched under the leadership of 1915-16 में हिंदुस्तान में एक और मूवमेंट की शुरुआत होती है जिसको हम होम रूल लीग मूवमेंट के नाम से जानते हैं। बेसिकली उसके कौन कौन लीडर थे बेसिकली? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। और ये दोनों लोग अलग अलग रीजन में काम कर रहे थे और लोगों के अंदर अवेयरनेस ला रहे थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही थी। तो इस तरीके से एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा था होम रूल लीग मूवमेंट में। क्वेश्चन नंबर 27, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वॉज रिटेन बाई। हिंदुस्तान की एक बहुत ही ज़्यादा फेमस 1857 का रिवोल्ट होता है और उसी रिवोल्ट में एक बहुत फेमस किताब लिखी जाती है जिसको हम इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के नाम से जानते हैं। उसके राइटर कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 28, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ खुदाई खिदमतगार वॉज एस्टेब्लिश्ड। खुदाई खिदमतगार जो बहुत ही एक मेन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम कर रही थी, गांधी जी के साथ कांधे से कांधे मिलाकर काम कर रही थी। बेसिकली
बुनियाद करने में सबसे अहम योगदान किनका रहा है, लीडरशिप किनके लीडरशिप में उसकी बुनियाद रखी गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं, बच्चा खान के भी नाम से जानते हैं, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, और हिंदुस्तान में सबसे पहले फॉरेन होते हैं जिनको हिंदुस्तान की तरफ से भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये एक सॉन्ग है जिसको कंपोज करने वाले कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, मोहम्मद इकबाल। राकेश शर्मा जब स्पेस में गए थे तो इंदिरा गांधी से बात करते हुए भी उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी ने पूछा कि वहाँ से हिंदुस्तान कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्वेश्चन नंबर 30, द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वॉज कंपोज्ड बाई। हिंदुस्तान का जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, उसको कंपोज करने वाले कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। और हिंदुस्तान का जो नेशनल एंथम है उसको कंपोज करने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ द नॉर्मल प्लेइंग टाइम ऑफ द फुल वर्जन ऑफ आवर नेशनल एंथम। जब हम नेशनल एंथम को बजाते हैं तो पूरा नेशनल एंथम बजने में कितना टाइम लगता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 52 सेकेंड। यानी कि 52 सेकेंड के अंदर में हम अपने नेशनल फ्लैग, जो हमारा नेशनल एंथम है, उसको हम गा लेते हैं, वो प्ले हो जाता है। When was the national anthem adopted by the government of India? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिंदुस्तान में नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान में नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया जाता है। When the national flag of India was adopted by the Constituent Assembly, हिंदुस्तान का जो नेशनल फ्लैग है उसको कब कंस्टिट्यूएंट असेंबली के ज़रिए से अडॉप्ट किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई को हिंदुस्तान का नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, द नेशनल एम्ब्लेम वॉज एडॉप्टेड ऑन। हिंदुस्तान का जो नेशनल एम्ब्लेम है उसे कब एडॉप्ट किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 35, लॉर्ड कर्जन अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑन। लॉर्ड कर्जन जो वायसराय थे उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल का अनाउंसमेंट कब किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 16 अक्टूबर 1905 को उन्होंने ये कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ डिवीज़न बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा, एक ईस्ट बंगाल होगा और एक वेस्ट बंगाल होगा, और इस तरीके से बंगाल 2 हिस्सों में बढ़ जाता है 16 अक्टूबर 1905 को। क्वेश्चन नंबर 36, द स्ट्रेटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल वॉज एडॉप्टेड बाय। कि डिवाइड करो और रूल करो ये एक पॉलिसी थी, इसको किसने अडॉप्ट किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने इस पॉलिसी को फुल्ली तौर पे अपनाया था। ये तो पॉलिसी बहुत पहले ही से इम्प्लीमेंट थी, लेकिन लार्जर लेवल पर इम्प्लीमेंट करने का जो काम किया था उसने लॉर्ड कर्जन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 37, हु एमंग द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। इसमें से कौन से वह लीडर है जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 38, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन टू डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द डोमिनियंस अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ 1947। बाउंड्री कमीशन बनाई जाती है, उसके चेयरमैन कौन होते हैं जिनकी जिम्मेदारी ये थी कि डोमिनियंस के दरमियान में बाउंड्री बनाना है कि ये इस कंट्री का है, ये इस कंट्री का है। तो उसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था सिरिल रेडक्लिफ। और रेडक्लिफ बाउंड्री जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में है कि ये पार्ट जो होगा वो पाकिस्तान का होगा और ये पार्ट जो होगा वो हिंदुस्तान को होगा। इसी वजह से उसको हम रेडक्लिफ के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले 1915 में जब गांधी जी हिंदुस्तान में आते हैं तो सबसे पहले उन्हीं के लीडरशिप में वो काम करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, फर्स्ट इंडियन हु वॉज डिजिग्नेटेड बाय द पोस्ट ऑफ कमांडर इन चीफ।
कि सबसे पहले कौन सा वो इंडियन है जिनको कमांडर इन चीफ बनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी कि जनरल KM करियप्पा को सबसे पहली मर्तबा हिंदुस्तान का कमांडर इन चीफ बनाया जाता है, जिसको हम जनरल भी बोलते हैं। और उससे पहले वो हिंदुस्तान के नहीं होते थे बल्कि ब्रिटिशर्स होते थे। इस वजह से और यहीं पे इस वीडियो का मैं ख़त्म करता हूँ। और हम लोगों को आज़ादी में जिनका जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है लोगों ने, उसे हमें याद रखने की ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को कोई और सजेशन देना हो कि हाँ जिसके ज़रिए से हम अपने यूट्यूब चैनल को और इम्प्रूव कर सके या कुछ और वीडियोज़ को नए वीडियोज़ को लेकर आए, तो आपका सजेशन है, आप सजेशन दे सकते हैं। आपका सजेशन का वेलकम है। एंड थैंक यू सो मच। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।